जल्दी ही वह लोग काइडो पहुंच जाते हैं। नेडो उन्हें प्रसिद्ध मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ले जाता है और उन्हें बताता है कि ओनी एजेंसी का अड्डा उसी के नीचे मौजूद है। वह उन लोगों को साधारण से दिखने वाले रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां एक डरावनी बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है। जब वह लोग लिविंग रूम में पहुंचते हैं तो बूढ़ी औरत सिगरेट वेस्ट रूम की सीढ़ी दिखाती है जो उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं सुवाकरी को, जो कि मोमोतारो एजेंसी का कैप्टन है जिसने एक यूनिट ओनी का शिकार करके खत्म कर दिया है। वह उन्हें सोल्जर होने का दिखावा करने वाले कीड़ों का समूह कहता है। उनकी वाइस कैप्टन यामागी बोलती है कि वे फिर से नीचे गिर गए। जो भी उसने गंदगी फैलाई है उसकी शिकायत करती है क्योंकि उसे साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। सुवाकरी बोलता है जब वह कीड़ों को देखता है तब वह उसे बहुत गुस्सा आता है। वह लोग चाहते हैं कि उनका सामना फीमेल ओनी से हो क्योंकि वह लालची होती है और एक आदमी ओनी की तुलना में अधिक दर्द सह सकती है। उनके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए एक अच्छी चीज होती है। इमोगी बोलती है कि उसके एक्सपेरिमेंट डिस्गस्टिंग है और वह उनसे हेट करती है, स्पेशली उन चीज से जो उनकी ओर चल रही है। सुवाकरी बोलता है वह उनके लिए बुरा महसूस ना करे जो कि कुत्ते और तीतर और बंदर से मिलकर बने हैं। उन्होंने इस चीज को एक बसूरन नाम दिया है और यही बात है जिस पर इमोगी सहमत हो सकती है। सुवाकरी बोलता है कि अगली उनका इम्पोर्टेंट नमूना है, साथ ही उनका एक बायोलॉजिकल वफादार हथियार है। इमोगी कहती है कि उनका काम है खतरनाक ओनी को मारना और सिविलियन को बचाना। आगे बोलते हुए वे अपने क्रीपी रिसर्च में समय बर्बाद करने की बजाय इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सुवाकरी बोलता है कि ओनी ब्लड एक आकर्षक चीज है और वह अपने तरीके से उसकी पूरी मदद कर रहा है। उसका दावा है कि वह खुद ब्लड कंट्रोल करना सीख ले जिससे मोमोतारो एजेंसी को काफी मदद मिलेगी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यदि वह ओनी ब्लड को एक हीलिंग मेडिसिन में बदल सके वह लोग एलन, जेव और जुक की कंबाइन संपत्ति से ज्यादा अमीर बन जाएंगे। इमोगी उसे बताती है कि मोमोतारोस में सिमिलर एबिलिटी होती है। सुवाकरी कहता है लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना बुद्धिमानी नहीं है, हालांकि ओनी उसकी नजर में कीड़े हैं और कहता है कि उन्हें उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्योंकि उन्हें मारना व्यर्थ है। एक ओनी बच्चा कोने पे छिपकर ये सब बातें सुन लेता है और वह चुप रहने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही वह तो मोमोतारो एजेंट के कदमों की आहट सुनता है वह राहत की सांस लेता है और ये चीज उसके लिए गलती साबित होती है क्योंकि सुवाकरी उसे सुन लेता है और तुरंत वह उस जगह पे आ जाता है। बच्चा घबरा जाता है। सुवाकरी उसे लेह में ले जाने के लिए कहता है। इमागी बोलती है कि वह उसे बेहोश कर देगी जिससे कि वह कोई प्रॉब्लम पैदा ना करे। जब वह उसे एनेस्थीसिया दे रही होती है तो खून की एक बूंद सुवाकरी की कोट पर गिर जाती है। इमोगी घबरा जाती है, अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए। सुवाकरी उसके पास जाता है, उसे लात मारना शुरू कर देता है और कहता है कि भले ही वह ओनी ब्लड हो पर ये गंदी चीज है और वह अपनी वर्दी पर बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वह बच्चे से बोलता है क्या तुम्हारे माता पिता पास में ही रहते हैं? क्या वह उस पार्ट का हिस्सा थे जिसे उसने अभी मारा? कुछ जवाब न मिलने पर पास में पड़े ओनी सबों को बच्चे को दिखाता है और पूछता है कि क्या उसके माता पिता यहाँ पर हैं? बच्चा इतना डर जाता है कि वह बोल भी नहीं पाता। सुवाकरी कहता है कि वह उसे लाशों से कुचल देगा। योमोगी इससे घबरा जाती है क्योंकि उसने जितने भी अभी तक मोमोतारो की स्किल देखी है सुवाकरी की स्किल सबसे शैतानी है। उनके शरीर से निकलने वाली ब्लैक मिस्ट एक्चुअल में विशेष बैक्टीरिया है जो उनके खून में रहता है और वह इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि सुवाकरी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके लाशों को कंट्रोल करता है और अभी भी वह इसकी आदत नहीं डाल पाई और जल्द ही सुवाकरी उस लड़के को मार देता है और वह अगली से कहता है कि वह उस जाइंट ओनी को खा ले और वह मारने के लिए और ज्यादा कीड़े ढूंढते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन और बाकी स्टूडेंट चौड़ी सुरंग से गुजर रहे हैं। नेडो उन्हें बताता है कुछ दुकानों का एक्सेस इस सुरंग से मिलता है जो उनके बेस तक जाती है। वह जल्दी उस गेट पर पहुंच जाते हैं जो उन्हें उरुरा मंदिर के ठीक नीचे ले जाता है जो एक ट्रेडिशनल जापानीज घर की तरह बना हुआ है। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब नेडो उन्हें बताता है कि ये ओनी एजेंसी काइडो का हेडक्वार्टर है। तभी एक डॉक्टर अपने काम की शिकायत करते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। जैसे ही वह नेडो को देखता है उसका रवैया बदल जाता है। डॉक्टर चेयरफुली उनका स्वागत करता है और फिर वह अपने बाल ठीक करने लगता है क्योंकि उसकी नजर सुनने वाली लड़की पे पड़ती है। वह तुरंत उसे मना कर देती है। इससे उसका दिल नहीं टूटता क्योंकि वह एक्चुअली में रिजेक्शन का आदी है। जिन पूछता है कि ये जोकर कौन है। नेडो बताता है कि एक क्यूआ है जो काइडो बेस पर सपोर्ट यूनिट का कमांडर है। काहे बताता है कि वह नेडो का अकेडमी में क्लासमेट था पर नेडो के पास अपने आदर्शों के बारे में बातचीत करने का समय नहीं है। वह तुरंत फ्रंट लाइन में जाता है और वह जिन को साथ में ले जाने के लिए कहता है। अदर स्टूडेंट भी कायो जैसे अजीब व्यक्ति से निपटने के बजाय उसके साथ जाना चाहते हैं लेकिन नेडो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नेडो जाने से पहले कायो से बोलता
कहता है कि वह बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। और नर्स कायो के पास आकर अपना काम करने को कहती है। वह एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखती है और वह उन्हें तुरंत कपड़े बदलने को कहती है क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। वे जल्दी से नर्स के कपड़े पहन लेते हैं और फिर वे अस्पताल में जाते हैं जहां दर्जन ओनी दर्द में करा रहे हैं। उनमें से एक को अभी लाया गया है और उसने अपने दोनों पैर खो दिए हैं और उसे जानलेवा चोटें भी लगी हैं। सिकी उसकी हालत देखकर भयभीत हो जाता है। नर्स कहती है कि उसे जीने के लिए बस 3 ही मिनट बचे हैं। कायो बस उस पर मुस्कुराता है और कहता है कि वह उसे मरने नहीं देगा। सिकी उस पे भड़कता है और उस पे लापरवाह और झूठे वादे न करने के लिए कहता है। कायो उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता है, लेकिन उसे बताता है कि वह यहाँ एक बड़ी बात है और वह बच्चों को दिखाने का फैसला करता है और वह दिखाएगा कि रियल सपोर्ट वर्क कैसे होता है। अगले सीन हम देखते हैं सुवाकिरी और यामागी को, जिन्होंने अभी अभी दूसरे ग्रुप के कैप्टन और वाइस कैप्टन को खत्म कर दिया है और बचे हुए उन्हें उनसे डरे हुए हैं। और सुवाकिरी निराश है कि उसे एक और अज्ञात लोगों के समूह से निपटना होगा, जबकि वह एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की उम्मीद कर रहा था। खैर, उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है क्योंकि नेडो वहां आ जाता है। वह तुरंत ही अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है। सुवाकिरी उसे देखकर खुश होता है, लेकिन नेडो उसे ज्यादा देर खुश रहने का मौका नहीं देता। वह उस पे अपना जानलेवा हमला कर देता है। ओनी नेडो को देखकर बहुत खुश है कि वह उन्हें बचाने आया है, लेकिन सुवाकिरी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि वह कैप्टन और वाइस कैप्टन को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। पता चलता है कि नेडो को वह पहले से ही जानता है। वह उससे ऐसे बातें करता है जैसे कि वह उसका पुराना दोस्त हो। वह उससे पूछता है कि वह क्यूटो में क्या कर रहा है क्योंकि उसका ये एरिया नहीं है। इसके बाद सुवाकिरी उनसे बोलता है कि उसने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ ओनी और क्यूटो इकट्ठे हो रहे हैं और वह उस जगह को मिटा दे तो पूरी समस्या हल हो जाएगी। नेडो अपना पोकर्स चेहरा बनाए रखता है और बोलता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सुवाकिरी बोलता है कि वह गिव अप कर देगा कि नेडो दावा कर दे कि ये जगह रियल नहीं है। इसके बाद वह बोलता है कि वह बड़े मंदिर के आसपास घूमने जाएगा और नेडो अंदर ही अंदर घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि सुवाकिरी की नजर बहुत तेज है। वह उसे यहीं रोकने का फैसला करता है और वह उससे लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। इधर हम वापस हेडक्वार्टर पे आते हैं। काया अपने शरीर में कई खून की पाइप डालता है। सिकी बोलता है कि क्या खून उन्हें घायलों को नहीं देना चाहिए। नर्स उसे चुप रहकर उसे देखने को कहती है। काया सबसे घायल व्यक्ति के पास जाता है। वह उसे कहता है क्या वह अपने हाथ पर दोबारा उगाना चाहता है क्योंकि इस समय वह दोनों का खर्च नहीं उठा सकता। वह आदमी सारी ताकत जुटाकर कहता है कि उसे अपने हाथ चाहिए ताकि वह अपने बच्चों को दोबारा से गले लगा सके। काया उससे वादा करता है कि वह ऐसा कर पाएगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कष्टदायक होगा। इसके बाद वह अपनी कलाई काटकर अपना खून घायल व्यक्ति के मुंह में डालने लगता है और दावा करता है कि इससे सामान्य होने का उपचार कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ही उसके खून ने असर दिखाना शुरू किया, वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। नर्स उन स्टूडेंट्स को पकड़ने को कहती है। सिकी और बाकी सभी लोग उसके आदेश का पालन करते हैं और वह दूसरे लोगों से अगले कमरे से खून लाने को कहती है। इसके तुरंत बाद उस आदमी के पट्टियों से हाथ बाहर निकलने लगते हैं। सिकी डर जाता है क्योंकि उसने ऐसा देखा जो कि इंसानों के लिए असंभव है। अदर स्टूडेंट्स भी वापस आ जाते हैं और अचानक उस घायल व्यक्ति के हाथ उग जाते हैं और उसके छाती पे गंभीर घाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सिकी तुरंत कायो के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह उसके पैरों को भी रीजनरेट कर सकता है और वह कहता है कि उन्हें समय के साथ ऐसा करने की जरूरत है और उसे एक छोटी खुराक का उपयोग करना होगा क्योंकि उसने बहुत अधिक खून पी लिया है। यदि घायल व्यक्ति इसे और पी ले तो उसमें एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी। इसके बाद कायो मरीज के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे फाइट यूनिट में ज्वाइन कर दिया जाएगा, लेकिन वह दूसरों की मदद करने के लिए सपोर्ट यूनिट में शामिल हो सकता है। और वह कहता है कि अपने उगे हाथों से उचित ही समय में वह अपने बच्चों के साथ खेल सकता है और यह सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो जाता है। इसके बाद क्यूआ छात्रों की ओर मुड़ता है और उन्हें बोलता है कि वह भी भविष्य में इस आदमी की जगह हो सकते हैं और वह अपनी प्रसिद्धि पाने कायो अपना ओरा फार्मिंग करता है और उन्हें कहता है कि फ्रंट लाइन में खड़े लोग बहादुरी से तभी लड़ सकते हैं जब कोई उनकी पीठ बचाने के लिए होता है और वह है सपोर्ट यूनिट। सिकी और बाकी सभी इससे प्रभावित होते हैं और वह उनसे कहता है कि जितना हो सके वह उनकी मदद करेंगे। कायो सिकी से कहता है कि उसे एक अन्य मामले में उसकी मदद की जरूरत है और उसे वह एक माई नाम की उदास लड़की के पास ले जाता है जिसे कल मोटार एजेंसी द्वारा उस पर हमला किए जाने के बाद लाया गया है। उसके माता पिता अभी भी लापता है
है। कायो सिकी की काइंडनेस का इस्तेमाल करके लड़की को बेहतर महसूस कराना चाहता है। सिकी ये करने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, जो उसके साथ धीरे धीरे घुलने लगती है। वह उससे स्कूल के बारे में पूछता है और वह बताती है कि वह कभी स्कूल नहीं गई। सिकी मन में सोचता है कि क्या ये लड़की भी मेरी तरह ट्रबल मेकर है। सपोर्ट यूनिट बैटलफील्ड से कुछ डेड बॉडी लेकर आई है, उनमें मे के माता पिता भी हैं। वह उन्हें देखकर पागलों की तरह रोने लगती है। वह उसे कहता है इतने समय बाद भी वह दर्दनाक दृश्य की आदी नहीं हो पाई। हालांकि इन लाशों के पीछे एक गहरी और अधिक भयानक योजना छिपी है, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं। शुआकरी नेटो को बताता है कि उसने कुछ होनी लाशों में अपने बैक्टीरिया मिला दिए हैं। वह जानता है सपोर्ट यूनिट उन्हें ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेगी और बताता है कि वह उन्हें दूर से ही उनकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और वह वेस्ट को नष्ट कर सकता है। नेटो यह सुनकर हैरान हो जाता है और शुआकरी ये जानने का प्रयास करता है कि क्या उसकी योजना सफल हुई। वह उस लड़की के पिता को जगाता है, जबकि सिकी और कायो विचलित है और वह ये देखकर खुश है कि वह अभी भी जीवित है। हालांकि वह शुआकरी के ऑर्डर से उसका गला घोटने लगता है, लेकिन सिकी और कायो इसे तुरंत नोटिस कर लेते हैं। कायो को पता लग जाता है कि ये शुआकरी की एबिलिटी है। वह तुरंत सिकी को उस लड़की की आग को ढकने को कहता है। वह आदेश को पालन करता है और फिर कायो उस आदमी के दिमाग में 2 चाकुओं से हमला करता है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। जब सिकी उसे दिखाता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, वह रोने लगती है और फिर कायो को पता लगता है कि यहाँ ऐसी और भी कठपुतलियां लाशें हो सकती हैं। हालांकि उसे इसका एहसास बहुत देर बाद होता है। ज़ॉम्बी हिलना शुरू कर देते हैं। मे की मोम अचानक उठती और सिगी पर हमला कर देती है। इससे पहले उसे एहसास हो, उसका गला घोटना शुरू कर देती है। कायो उसे बेअसर करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह स्केल पेल निकाल पाए, पीछे से और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं। सिगी कुछ नहीं कर पाता, उसके दिमाग में ऑक्सीजन कम होती जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। पूरे हेडक्वार्टर में यही घटना घटती है। ज़ॉम्बी सबसे पहले सपोर्टर पर हमला करते हैं। सपोर्टर को लड़ने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है, इससे वह ज़ॉम्बी के आसान टारगेट बन गए। ज़ॉम्बी उस कमरे में घुस जाते हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है। वे मरीज और नर्स के स्टाफ पर हमला करते हैं और किसी को भी नहीं पता कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। दूसरे कमरे में सिगी अपने कॉन्फिडेंस को संभाले हुए है, जबकि मे रो रही है और अपनी माँ से कहती है कि उसे छोड़ दे। सिगी मे से कहता है कि वह उससे दूर चली जाए क्योंकि वह उसकी माँ नहीं है, लेकिन मे उसकी बात नहीं सुनती। काया उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है। ये देखकर कि कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा है, सिगी अपने पीछे से एक गन निकालता है। पता चलता है कि नेटो ने उसे नाव पर बंदूक दी थी। वह उससे बोलते कि वह अभी अपने खून को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए यदि उसे लड़ने की आवश्यकता हो तो उसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे वह जानता हो। उन्होंने बताया कि इस गन में सामान्य गोली की बजाय सिगी के खून की गोलियां हैं और ये बहुत तेज से मारेंगी। यदि गन का इस्तेमाल करने का कोई समय है तो वह अभी है। और सिगी सबसे पहले मे को अपने पास खींचता है ताकि उसे आगे खून खराबा ना देखना पड़े। इसके बाद वह ज़ॉम्बी लड़की पर निशाना लगाता है और ट्रिगर खींचकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सिगी की सांस रुक जाती है, जबकि कायो एक साथ 3 ज़ॉम्बी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शुक्र होता है कि सिगी जल्द ही ठीक हो जाता है। कायो को उठाने से पहले वह उन ज़ॉम्बी के सिर पर छेद कर देता है। कायो बताता है कि सपोर्ट यूनिट ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं है और उसने सिगी को इस गंदगी को साफ करने का इंचार्ज बना दिया और वह मरीजों को बाहर निकाल रहा था। मेन हॉल में बाकी स्टूडेंट्स अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है। वे लोग सोचते हैं कि ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए नीचे कैसे गिराया जाए, क्योंकि वे चाहे कितना भी घायल हो जाए वे फिर से उठ खड़े होते हैं। और तभी सिकी और कायो वहाँ पहुँचते हैं। सिकी सभी को दिमाग पर निशाना लगाने को कहता है कि ज़ॉम्बी को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। वह सभी दिशाओं में सिर पर वार करना शुरू कर देता है। जिन अपने हाथों के टाके खोलता है, जिनके सामने मौजूद ज़ॉम्बी पर अपने चेनसॉ से हमला करता है और दूसरे लोगों को भी समझ आ जाता है कि उन्हें क्या करना है। काया सभी सपोर्ट कर्मचारियों को बोलता है मरीजों को बाहर निकाले और जो ज्यादा घायल है उनका इलाज करे। इसी बीच सिकी ज़ॉम्बी पर ऐसे गोली चलाता रहता है जैसे कि उसकी गन में अनलिमिटेड गोलियां हो और वह कहता है कि जो पहले से ही मर चुके हैं उन्हें मारना उसका जीवन का सबसे घिनौना काम है। उसे ट्रॉमा महसूस होने लगता है क्योंकि वह सोचता है उसके द्वारा मारे गए ज़ॉम्बी कभी वह इंसान थे
किसी के परिवार और दोस्त थे जो उसकी परवाह करते थे। अब उसे लगता है कि वह किसी भी वक्त रो पड़ेगा और वह सोचता है कि वह अपने लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि उनका दुश्मन मोमोतारो एजेंसी है। दूसरी सीन में हम नेटो और सुवाकिरी को देखते हैं। नेटो उसके ऊपर करीब से हमला करता है, लेकिन सुवाकिरी मरे हुए 3 ओनियों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। नेटो गुस्सा होता है और तुरंत ही वे अपने बगल में अगली मोस्टर को देखता है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार है। वे किसी तरह उसके अटैक से डॉज कर लेता है, लेकिन अगली 3 ओनियों को तोड़ देता है। नेटो इससे खुश नहीं है। सुवाकिरी उसे बोलता है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि गंदगी करने वाले कीड़े मर गए। नेटो उससे बोलता है कि वह कितना भी ताकतवर हो, वो अकेले लड़ाई नहीं जीत सकता। सुवाकिरी को उसकी बात पसंद नहीं आती। नेटो को सपोर्ट करने के लिए और भी ओनी आ जाते हैं, लेकिन वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने को कहता है क्योंकि वह केवल उसे रोकेगा। सुवाकिरी बोलता है कोई भी जगह को छोड़कर नहीं जा रहा और वह अपने असिस्टेंट अमोगी को उसका काम करने को कहता है। अमोगी आगे आती है और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नेडो और ओनियो के चारों ओर बैरियर बना देती है और उन्हें उसी जगह पे बंद कर देती है। सुवाकिरी नेटो से बोलता है कि जब तक अमोगी इसे नहीं हटाएगी वह इस जगह से नहीं जा पाएगा और इस बीच वह ओनी हेडक्वार्टर के पास जाएगा। नेटो घबरा जाता है जब सुवाकिरी ये खुलासा करता है क्योंकि उसने सभी ज़ॉम्बी ओनी पर ट्रांसमीटर लगा दिया है। वह लोग उर्दा मंदिर के नीचे इकट्ठे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि वे ओनी हेडक्वार्टर होना चाहिए। सुवाकिरी मंदिर की ओर जाने लगता है और वह अमागी को अगली को बैरियर के अंदर भेजने को कहता है और वह उस अगली को अपने बैरियर में जाने को कहती है और नेडो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सुवाकिरी बताता है कि इस प्राणी को बड़े पैमाने पर बनाया गया है, अगर वह इसकी बलि भी दे देता तो ये बिल्कुल भी ठीक है। वह स्नैप करता है और अगली का अचानक पेट फूलने लगता है। नेडो को पता लग जाता है कि ये विस्फोट होने वाला है और वह सभी को पीछे हटने को कहता है, लेकिन छोटे से कमरे में इतनी जगह नहीं है कि वे विस्फोट से बच सके। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि वह अमागी का बैरियर भी तोड़ देता है और आसपास की इमारतों को भी नष्ट कर देता है। अमागी बोलती है हमें दोबारा से जांच करना चाहिए कि नेडो मर चुका है। सुवाकिरी बोलते है कि वहाँ बहुत ज्यादा धुआं है और वह वहाँ नहीं जाता क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी। ये उसकी गलती साबित होती है क्योंकि नेडो को बेहोश होने के बावजूद ज्यादा चोट नहीं लगी। इधर हम हेडक्वार्टर पे वापस आते हैं। सिकी और बाकी सभी ने सभी ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया है और कायो ने मरीजों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया है और वह सोचते हैं कि उनकी इससे समस्या हल हो जाएगी। तभी उसकी नजर मे पर पड़ती है जो अपने माता पिता की लाशों को घूर रही है। वह उसे दिलासा देता है और सिकी भी उसके साथ आ जाता है। वह मे से उसकी माँ को गोली मारने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह डीजे से बोलती है कि वह सब ठीक है। सिकी उसकी हरकत से हैरान है और वह कहती है कि वह एक जगह से दूसरे स्थान पर भागती रहती थी, किसी ऐसे खतरे से छिपती थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसका कोई दोस्त नहीं था और वह स्कूल भी नहीं जाती थी और उसे अंदाजा होता है कि एक दिन ऐसा कुछ होगा। वह अपनी फेक स्माइल के साथ सिकी से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे और यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है कि वह सुपर हीरो का फैन था। उनकी इस कहानी में मोमोतारो को हीरो माना जाता है और जबकि ओनी को विलन। वह उससे पूछते हैं कि परियों की कहानी ऐसी ही होती है। अचानक वह मे को गले लगा लेता है और कहता है कि वह विलन बन जाएगा और सभी हीरो को कुचल देगा और वह मे से वादा करता है कि वह ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर मे दोबारा से स्माइल करेगी और वह नहीं जानती कि इसका जवाब कैसे दे। इसके तुरंत बाद कायो जिन को सपोर्ट के लिए अपने साथ ले जाता है और उसे मरे हुए ओनी का अंतिम संस्कार करने के बारे में बताता है, लेकिन जिन को उसकी बकबक में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी ओर बाकी सभी लोग डेड बॉडी को फ्यूनरल हाउस में ले जा रहे हैं और इस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और इसका नाम जूजी है। हिकारी उसे कहता है कि आलस करना बंद करे और उसकी मदद करे। जूजी कहता है कि उसके पास एक सिद्धांत है। उसका कहना है कि यहाँ हमला हुआ था, इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि उन्होंने सोचा था और उन पे फिर से हमला हो सकता है। जूजू की एबिलिटी स्काउटिंग के लिए अधिक लाभदायक है, इसलिए वह निगरानी करने को कहता है। वह तुरंत अपना अंगूठा काटता है और उनको जमीन पर गिराता है, जिससे एक रेडार बन जाता है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जीवित इंसान को पहचान सकता है और यह भी पता लगा सकता है कि वह मोमोतारो है या नहीं। हिकारी इसकी एबिलिटी से इम्प्रेस होता है। अचानक जूजी कुछ लोगों को अपने बेस पर आते हुए देखता है। ये सुवाकिरी और एमोगी होते हैं। वह उस दुकान तक पहुंच गए हैं जो ओनी हेडक्वार्टर तक जाने का गुप्त रास्ता था। वहाँ की बूढ़ी औरत पहले ही मर चुकी है और एमोगी को एंट्रेंस गेट भी मिल गया। जब वह इसको देख रही होती है सुवाकिरी मोमोतारो एजेंसी को फोन करके कहता है कि उस जगह पर बड़े पैमाने पर अगली क्रीचर भेजे, साथ ही एक स्पेशल अगली चीज भी भेजे जिसे उसने खुद ही बनाया था और वह हाई रैंक वाले ओनी के बारे में भी जानकारी मांगता है जिसका नाम भूल गया है और फिर वह अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एमोगी उसे बताती है कि ये जगह बहुत बड़ी है और वहाँ बहुत सारे ओनी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। वह अपना काम आसान
करने के लिए जहरीली गैस के बारे में बताती है। लेकिन तभी सोगिरी को हाई रिस्क वाले ओनी की फाइल मिल जाती है, जो कोई नहीं बल्कि सिकी है। वह एमोगी से कहता है कि वह अब जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वह सिकी को जिंदा रखना चाहता है। ये सुनकर वह सरप्राइज हो जाती है और सोगिरी कहता है कि सिकी एक्चुअल में स्पेशल है, वह उस पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं छोड़ सकता।